Hello students, good morning. So today we are going to discuss about Demat account, depository participant, depository, CDSL, NSTL. सो डिमटेरियलाइजेशन प्रोसेस कैसे होती है उसको फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं बिकॉज ये टॉपिक डिमटेरियलाइजेशन के रिलेटेड का टॉपिक भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो डीमेट अकाउंट के रिलेटेड हम फिर से सारे कंटेंट को रिवाइज करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं डीमेट अकाउंट के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इज़ डीमेट। तो डीमेट क्या होता है, यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं वहाँ पे शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो फिजिकल फॉर्म में होता है। ट्रेडिंग भी फिर फिजिकल फॉर्म में होगी। आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहले जो शेयर सर्टिफिकेट आपने जो शेयर परचेज किया था उसके जो शेयर सर्टिफिकेट आपके पास होते हैं तो वो आपको रिटर्न करने होंगे कंपनी को। वो फिर जो न्यू शेयर होल्डर होगा उसको फिर वो इशू करेंगे। तो बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाती है। तो दैट्स वाई वो सारे जो प्रॉब्लम्स थे उसको एलिमिनेट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट आया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो फिजिकल सिक्योरिटीज़ जो थी उसको कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। ये जो फिजिकल सारी जो ट्रेडिंग हो रही थी तो उसको कन्वर्ट करके हमने ऑनलाइन फॉर्म उसको एक दे दिया है कि आप घर पे बैठे बैठे भी ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर परचेज कर सकते हो, बेच सकते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप इवन अकाउंट ओपन करवा के वो शेयर वहाँ पे क्रेडिट करवा सकते हो। तो ये बहुत इजी प्रोसीजर हो जाती है। तो कन्वर्जन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटीज इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, नो डिस्टिंक्टिव नंबर to securities required as depositing and withdrawing money from a bank without bothering about distinctive number of currency। ओके, तो सिंपल डिमेट का मतलब क्या होता है कि फिजिकल सिक्योरिटी को कन्वर्ट करके हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं। तो डिमेट की नीड क्यों आई, ऐसी जो लास्ट फॉर्मेट थी उसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से डिमेट की नीड अराइज हुई। सो ये जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मेंशन की है, बैड डिलीवरीज ड्यू टू सिग्नेचर डिफरेंस, मिस्टेक्स इन कंप्लीशन ऑफ ट्रांसफर डीड, ट्रेडिंग एंड मल्टीनेशन ऑफ सिक्योरिटी, फेक सर्टिफिकेट्स। तो जो फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट होता है तो उसमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती है, सिग्नेचर डिफर हो सकती है, वो टूट सकता है, खो सकता है, मिस्टेक भी हो सकती है, फेक सर्टिफिकेट भी क्रिएट हो सकते हैं। बट अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा तो ये सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो सकती हैं। fraudulent interpretation, interception of certificate in transit, transfer stamp duty, एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ टाइम, पोस्टल डिलेज। तो डिले भी हो सकता है, पोस्ट के थ्रू ये सारी कन्वर्जन होती है तो डिले वहाँ पे होता है, टाइम का प्रॉब्लम होता है। तो दैट्स वाई वे फॉर्मेट में इतनी प्रॉब्लम थी तो उसको एलिमिनेट करने के लिए डिमेट का कॉन्सेप्ट आया है। देन व्हाट इज डिमटेरियलाइजेशन, introduced in India through the enactment of Depositories Act 1996 में ये आया है। वन में कीप इट्स होल्डिंग पार्टली इन फिजिकल फॉर्म एंड पार्टली इन डिमेट फॉर्म। तो ये कंपलसरी नहीं है, ये डिपोजिटरी एक्ट 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में। बट ये कंपलसरी नहीं है कि एवरी शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर होगा उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही शेयर परचेस करने हैं, ट्रेडिंग भी उसी वे में करनी है। ये उस इन्वेस्टर पे डिपेंड है कि उसको किस वे में करनी है। ये सिर्फ एक ऑप्शन है जो वो अवेल कर सकते हैं। बट अब वो उस शेयर होल्डर पे है कि उसको किस वे में ट्रेडिंग करनी है। अगर वो फिजिकल शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो ऐसा चाहता है कि वो कुछ शेयर्स को डिमेट फॉर्म में ट्रेडिंग करे और कुछ शेयर को फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग करे तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। A selected list of security announced by SEBI can be delivered only in demat form in the stock exchange connected to NSDL। तो यस, यहाँ पे ऐसी कुछ सिक्योरिटीज़ है जो वहाँ पे लिस्ट मेंशन है सेबीज की रेगुलेशन में।
तो वहाँ पे उस सिक्योरिटीज़ को अगर आप परचेज या फिर उसमें ट्रेडिंग करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको डीमेट फॉर्म में ही ट्रेडिंग करनी होगी, डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा, तो ही आप उसमें ट्रेडिंग कर पाओगे। बट ये सिर्फ कुछ लिस्टेड सिक्योरिटीज़ के बारे में, अदरवाइज ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। डीमेट पार्टिसिपेंट, तो ये जो पूरी डीमेट अकाउंट की प्रोसीजर है, डीमेट में कैसे प्रोसेस होती है वो सारी, तो उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन होगा? इन्वेस्टर, जो शेयर परचेज करना चाहता है, सेल करना चाहता है, जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौन होगा? इन्वेस्टर। उसके बाद कौन आता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, और उसके बाद डिपॉजिटरी, और उसके बाद इश्यूइंग कंपनी। तो यहाँ इंडिया में डिपॉजिटरी कितने टाइप की है? 2 टाइप की इंस्टीट्यूशन है जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, NSDL, CDSL। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टर को डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है। तो इन्वेस्टर क्या करेगा? पहले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कांटेक्ट करेगा। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन है? तो जो डिपॉजिटरी पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एजेंट है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यहाँ हायरार्की में पहले डिपॉजिटरी बताया है, बट पहले इन्वेस्टर के रिलेशन में कौन होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बिकॉज वो एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी के। डिपॉजिटरी ये सर्विसेज देता है, बट वो ऑर्गेनाइजेशन है पूरा, वो 1-on-1 इन्वेस्टर को कांटेक्ट नहीं कर सकता है। तो दैट्स वाई उसके पूरे इंडिया में एजेंट्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो एजेंट कौन हो सकते हैं? तो बैंक्स होती है जो, और फाइनेंशियल ऐसी इंस्टीट्यूशन भी होती है जो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे ऐसे सर्विसेज देती है। NSDL, CDSL की रिगार्डिंग इंस्टीट्यूशन होगी जो डीमेट अकाउंट के रिलेटेड ट्रांजैक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स को। तो वो होते हैं डिपॉजिटरी के एजेंट, और उसको हम बोलेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कांटेक्ट करेगी डिपॉजिटरी को, और डिपॉजिटरी इशूइंग कंपनी को। तो इस वे से ये पूरी प्रोसीजर होती है। इसको हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एंड वन थिंग, ये जो इन्वेस्टर हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि फर्स्ट इन्वेस्टर होता है, तो इन्वेस्टर ऐसा नहीं है कि ओनली इंडिविजुअल और पर्सनल हो सकता है, कोई फीम भी हो सकती है। तो इन्वेस्टर को हम ओनली पर्सनल के व्यू से नहीं देखेंगे, वो कोई फीम हो सकती है, पार्टनरशिप फीम, HUF भी इवन हो सकती है, और कंपनी भी हो सकती है। बिकॉज हमने ये भी पढ़ा है कि कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है, तो फिर वो ट्रेडिंग भी कर ही सकती है, डीमेट वे से वो शेयर भी परचेज कर सकती है, तो वो इन्वेस्टर भी बन सकती है। देन डिपॉजिटरी के बारे में यहाँ पे नोट दी है। तो डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड द बेनिफिशियल ओनर सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू अ रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो इन्वेस्टर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कांटेक्ट करेगा, और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिपॉजिटरी को कांटेक्ट करेगा। तो डिपॉजिटरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बेनिफिशियल ओनर है, जो शेयर इन्वेस्टर परचेज करना चाहता था उसके अकाउंट में वो आ जाता है, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बट उसका बेनिफिशियल ओनर कौन होता है? डिपॉजिटरी होता है। A depository functions somewhat similar to a commercial bank. तो वो कमर्शियल बैंक की तरह वर्क करता है। टू अवेल ऑफ द सर्विसेज ऑफर बाय अ डिपॉजिटरी, द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन एन अकाउंट विथ इट थ्रू अ रजिस्टर्ड DP। तो जो भी पर्सन डिपॉजिटरी के सर्विसेज लेना चाहता है, तो वो पहले भी मैंने बताया कि इन्वेस्टर को पहले DP को कांटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज आप सीधे ही मुंबई जाके शेयर परचेज करोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले DP, जो मतलब कि यहाँ DP की सर्विसेज देती है ऐसी इंस्टीट्यूशन है बैंक से, उसको कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर वो जो बैंक होगी, जो इंस्टीट्यूशन होगी, वो डिपॉजिटरी को कांटेक्ट करेगी और आपके अकाउंट में वो शेयर
आ जाएंगे, इमीडिएटली आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ये प्रोसीजर बहुत लेंदी नहीं होती कंपेयर टू द फिजिकल टाइप ऑफ शेयर्स, बट ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो ये प्रोसीजर बहुत इजी होती है। देन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होगा? डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट इज एन एजेंट ऑफ व्हाट? एजेंट ऑफ द डिपोजिटरी हु इज ऑथोराइज टू ऑफर डिपोजिटरी सर्विसेज। वो एजेंट है, वो उनके पास ऑथोरिटी है कि वो सर्विसेज दे सके, डिपोजिटरी के जो सर्विसेज होती है वो दे सकता है इन्वेस्टर को। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, बैंक्स हो सकती है, कस्टडियंस हो सकती है, एंड स्टॉक ब्रोकर्स भी हो सकती है, कंप्लाइंग विद द रिक्वायरमेंट प्रिस्क्राइब बाय सेबी। ओके, प्रोसीजर ऑफ डीमेट फॉर इन्वेस्टर। तो ये पूरी प्रोसीजर दी गई है, उसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट, फिल डीआरएफ डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। तो इन्वेस्टर को ये पहले फॉर्म फिलअप करना होगा। सबमिट द डीआरएफ एंड शेयर सर्टिफिकेट टू डीपी। किसी पर्सन को उसके फिजिकल शेयर को इलेक्ट्रॉनिक वे में कन्वर्ट करने हैं तो उसको पहले ये फॉर्म फिलअप करना होगा, देन फॉर्म के साथ उसका शेयर सर्टिफिकेट अटैच करना होगा और वो डीपी को देना होगा। हम डिपोजिटरी को नहीं दे सकते, हमें पहले डीपी को देना होगा। Deface the share certificate one want to dematerialization by writing across surrender for dematerialization. DP would forward them to issue their registrar and transfer agent. तो डीपी अब किसको ये फॉरवर्ड करेगा? डीपी पहले डिपोजिटरी को कांटेक्ट करेगा और डिपोजिटरी उसकी इशूइंग कंपनी जो होगी उसको कांटेक्ट करेगी, या फिर ट्रांसफ़र एजेंट या फिर रजिस्ट्रार को कांटेक्ट करेगी। वो जो कंपनी होगी जिसका ये शेयर सर्टिफिकेट होगा उसको कांटेक्ट किया जाएगा। इन्वेस्टर डिपोजिटरी अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड विद द डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी। तो वो जो शेयर उसने फिर ट्रांसफ़र किए हैं वो शेयर्स उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, उसके वो इन्वेस्टर के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाते हैं। ओके, तो ये पूरी डीमटेरियलाइजेशन की प्रोसीजर थी। हमने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपोजिटरी, इन्वेस्टर को डिस्कस किया, उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो भी डिस्कस किया। ओके, तो यहाँ पे ये सेशन अभी ओवर करते हैं।